तो आज इस वीडियो का इंट्रोडक्शन हमारा छोटू करेगा, मैं नहीं। अरे मेरे बाबू सोना, आप रहने दो, पहले जाके आप अपनी गीले कपड़ों को चेंज कर लो, मम्मा के पास जाओ और ये काम मैं कर लेता हूँ। तो हेलो गाइस, आज का हमारा वीडियो क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के बारे में है। और यार तुम लोगों को तो पता ही है हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा पसंद है रादर देन हार्ड वर्क। तो इस वीडियो में भी हम वही करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो तुम लोग समझ लो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहला हमें समझना है पावर शेयरिंग और मेजॉरिटेरियनिज्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्या बोला तूने? क्या मेजॉरिटेरियनिज्म? अबे यार नहीं होने वाला, मुझसे नहीं होने वाला, रहने दो मम्मी, मैं जा रहा हूँ, नहीं होगा मुझसे, तुमसे ना हो पाएगा। मेजॉरिटेरियनिज्म, फाइनली यार बोल दिया मैंने, एक ताली तो बनना चाहिए यार मेरे नाम पे। और दूसरा पॉइंट, पावर शेयरिंग और मेजॉरिटेरियनिज्म को समझने के लिए हम दो केस स्टडीज करेंगे श्रीलंका और बेल्जियम के बीच, और फिर हम समझेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, और आखिर में हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग किस किस तरीके का होता है। तो बस इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, मेजॉरिटेरियनिज्म में सिंपल सा कहना है, एक कंट्री के अंदर में जो भी मेजॉरिटी में होगा वही कंट्री को रूल करेगा। और उससे बिल्कुल अलग पावर शेयरिंग में कहा गया कि पावर को सोसाइटी या गवर्नमेंट के बीच इक्वली बांटा जाए। दैट्स ऑल। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए केस स्टडी करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका के ऊपर। शुरुआत करते हैं बेल्जियम से। अब देखो, बेल्जियम एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल है ब्रसेल्स, और यहाँ लोग लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड थे। 59% लोग बोलते थे डच लैंग्वेज, जो कि बेल्जियम के फ्लैमिश रीजन पे रहते थे, और 40% लोग बोलते थे फ्रेंच लैंग्वेज, जो रहते थे वलेनिया रीजन पे, और बाकी का 1% बोलता था जर्मन लैंग्वेज। मैंने तुम लोगों को बताया कि बेल्जियम के लोग लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड है, जैसे कि इंडिया में लोग रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो सवाल उठता है इससे क्या प्रॉब्लम हुआ बेल्जियम के अंदर, देखते हैं। अब देखो, कंट्री में माइनॉरिटी था फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग, बट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोग थे, और वहीं पे डच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट काफी लेट मिलता है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कंट्री के अंदर में तो डच बोलने वाले लोगों का मेजॉरिटी था, बट कैपिटल ब्रसेल्स में वो माइनॉरिटी में थे, वहाँ यार फ्रांस बोलने वाले लोग ज्यादा थे। और इसकी वजह से बेल्जियम के अंदर में 1950 से 60 का जो समय था, इस समय काफी टेंशन था इन दोनों कम्युनिटीज के बीच। तो देखते हैं कि कैसे बेल्जियम के आम लोगों ने और गवर्नमेंट ने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अबे यार, प्रॉब्लम से याद आया, मेरे साथ भी यार कुछ दिनों से एक प्रॉब्लम चल रहा है। गली मोहल्ले के जो बच्चे हैं ना भाई, मुझे यार सिंगल भैया नामों से पुकार रहे हैं। अब भाई मैं क्या बताऊं उन्हें, बताओ यार, यहाँ बताने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, और ना इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। खैर यार, इस प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। बेल्जियम ने कैसे अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है वही देख लेते हैं। अब देखो, बेल्जियम के लोग बहुत समझदार थे, उन्होंने एक दूसरे को समझा कि हमारे बीच हो सकता है डिफरेंसेस, बट अगर हम चाहते हैं कि हम मिलकर रहें तो हम रह सकते हैं शांति से। इसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, और इसके बाद ये पूरे यूरोप के अंदर में एक बेस्ट एग्जाम्पल बना कि कैसे दो कम्युनिटीज मिल के रह सकते हैं। तो आओ देखते हैं क्या क्या स्टेप लिया इन्होंने, जिसके वजह से बेल्जियम का जो ये मॉडल है ये दुनिया भर में इतना फेमस हो गया। तो बेल्जियम का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके अंदर में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन मिला, कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी को ध्यान नहीं रखते हुए। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को काफी पावर्स दिया, जिससे कि यार बेल्जियम के अंदर में पावर का एक बैलेंस बनता है। और साथ ही साथ
बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वहाँ में एक अलग से गवर्नमेंट बनाया और वहाँ भी दोनों ही कम्युनिटीज को इक्वल पार्टिसिपेशन मिला। कोई ऐसा भेदभाव नहीं हुआ कि यहाँ पॉपुलेशन फ्रेंच का ज्यादा है तो हम फ्रेंच लोगों को ज्यादा पार्टिसिपेशन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इक्वल ही रहेंगे। और आखिरी चीज जो उन्होंने किया, देखो बेल्जियम के लोग लैंग्वेज को लेके, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को लेके काफी सेंसिटिव थे। इसके कारण बेल्जियम के अंदर में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनता है और इसका काम क्या था कि बेल्जियम के लोगों का लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन जो होता है इसके ऊपर ध्यान देना है। और ये सारे चीजों को दुनिया ने देखा और इस चीज से सभी लोग काफी इम्प्रेस थे। तो ये था बेल्जियम मॉडल जो कि काफी पसंद करते हैं लोग। अब तुम लोगों के लिए एक सवाल है, जल्दी जाके कमेंट्स में बताओ कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आई होप तुम लोगों को पता हो। यूरोपियन यूनियन नहीं पता है तो गूगल करो और उसके बाद उसका हेडक्वार्टर कहाँ है मुझे चाहिए आंसर, जल्दी जाओ। बात कर लेते हैं अब श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका हमारा एक पड़ोसी कंट्री, जिसे देख के मेरे दिमाग पे बस यही गाना आता है कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा नहीं रहता। भाई चुप बैठो, बकवास बात है ये। अब देखो श्रीलंका में लोग डिवाइडेड थे लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे। बेल्जियम के लोग लैंग्वेज के ऊपर डिवाइडेड थे, बट श्रीलंका में लैंग्वेज और रिलीजन दोनों के ऊपर लोग डिवाइडेड थे। श्रीलंका के 74% पॉपुलेशन सिनाला लैंग्वेज बोलते थे और वो फॉलो करते थे बुद्धिज्म को। 18% फॉलो करते थे तमिल लैंग्वेज, जो कि हिंदू या मुस्लिम दोनों ही थे। और तमिल में भी एक डिवीजन था, 5% थे इंडियन तमिल और 13% थे श्रीलंकन तमिल्स। और बाकी के बचे हुए 7% लोगों को दोनों ही लैंग्वेज आता था और वो बेसिकली क्रिश्चियन लोग थे। अब यार बुरा मत मानना, एक बात कहूंगा, देखो मेरा लैंग्वेज, तुम्हारा लैंग्वेज, ये सब यार बच्चों वाली बात है। एक इंटेलेक्चुअल इंसान को एटलीस्ट 5-6 लैंग्वेज तो आना ही चाहिए भाई, तभी तो तुम अलग अलग कल्चर्स को समझ पाओगे, दुनिया को एक्सप्लोर कर पाओगे। वरना यार अपना ही लैंग्वेज पता है और कुछ पता ही नहीं है यार, बकचोदी करते रहो, जहाँ वही सरो, बस ऐसी जिंदगी चली जाएगी। और ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए भाई हमें बनना है एक्सप्लोरर। अब चलो ये सब छोड़ो यार, अब बात करते हैं कि श्रीलंका के अंदर में क्या प्रॉब्लम था। अब देखो श्रीलंका 1948 में आजाद होता है और जैसे ही आजाद होता है प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। कैसे? देखो श्रीलंका के इंडिपेंडेंट होने के बाद सिनाला कम्युनिटीज गवर्नमेंट को डोमिनेट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है उनका पॉपुलेशन ज्यादा था, ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा था। 74% लोग सिनाला कम्युनिटीज से ही थे, समझ रहे हो मेरी बात। तो उन्होंने कुछ स्टेप्स लिया, देखो क्या क्या। पहला तो सिनाला लैंग्वेज को श्रीलंका का ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है उसके लिए सिनाला कम्युनिटीज को ज्यादा फेवर किया गया। और जो सबसे प्रॉब्लम वाला चीज था, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था श्रीलंका का, उसने प्रॉमिस किया कि श्रीलंका के अंदर में बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उसे फैलाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म को। मेरा बात समझ रहे हो ना तुम? बाकी रिलीजन को उन्होंने इग्नोर कर दिया। अब इससे यार तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग बस एक ही बात सोच रहे थे, कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। अब देखते हैं उनका रिएक्शन क्या था। देखो जितने भी श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपना पार्टी बनाया और एक स्ट्रगल शुरू कर दिया कि हमारा कुछ डिमांड है उसे पूरा करो, जैसे कि तमिल लैंग्वेज को भी श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ और साथ ही साथ हमें ऑटोनमस एरियाज चाहिए, मतलब तमिल लोगों के लिए अपना एरिया हो जहां अपने हिसाब से हम लॉ बना पाए, अपना कानून चला पाए, यहाँ हमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, तमिल लोगों को भी जॉब्स और एजुकेशन में बराबर का अपॉर्चुनिटी मिले। अब उनकी डिमांड को गवर्नमेंट ने ऐसे रिजेक्ट किया जैसे यार लड़कियां ना प्रपोज को रिजेक्ट करते हैं लड़कों का। क्या बताऊं मैं भाई, खैर वो अलग बात है, मैंने किसी को मारा नहीं है अभी तक, प्रपोज कोई मिली नहीं यार, क्या ही बताऊं। तो इतना रिजेक्ट होके हर कोई टूटा हुआ आशिक बन ही जाता है भाई, तो तमिल लोग भी बन गए भाई, दिल टूट चुका था उनका, इतना डिस्क्रिमिनेशन देख देख के वो थक चुके थे। तो 1980 में उन्होंने सीधा कहा, देखो भाई हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, अब कर लेंगे हम ब्रेकअप, ठीक है, हमें चाहिए अपना अलग कंट्री। अब देखो यहाँ तमिल लोगों ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। देखो ये तुम्हारे दिमाग में एक बात डाल लो, तुम चाहे कोई भी कंट्री में रहते हो, तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, अपने राइट्स के लिए लड़ो, अच्छी बात है, बट अगर तुम देश को तोड़ने की बात करते हो ना, बहुत गलत चीज है भाई, ये बहुत गलत चीज है। और इस गलती का नतीजा ये होता है कि श्रीलंकन सिविल वॉर स्टार्ट होता है, जहां सिनाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के बीच लड़ाई शुरू होता है। एक दूसरे में लोग लड़ने लगते हैं, लाखों लोग मरते हैं, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। क्या बताऊं मैं भाई, सिविल वॉर जैसा घटिया चीज हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, क्योंकि यार लोग आपस में लड़ मरने लगते हैं यार, जो कि बहुत ही गंदी चीज है। तो तुमने इन दोनों स्टोरीज को पढ़ के क्या समझा?
मुझे पता है तुम लोगों ने कुछ नहीं समझा। बहुत अच्छा, यही एक्सपेक्ट किए थे हम तुमसे। कोई बात नहीं, हम किस लिए बैठे हैं भाई, हम बताएंगे तुम्हें। देखो, बेल्जियम ने अपने लोगों को समझा, उन्हें रिस्पेक्ट किया और जो पावर है उसे शेयर किया। वहीं पे श्रीलंका के लोगों ने एक दूसरे को नहीं समझा। जो मेजोरिटी में था वो चाहते थे कि हम ही रूल करेंगे कंट्री को, और इसके वजह से हुआ सिविल वॉर। तो सिंपल सा बात यह है कि बेल्जियम ने फॉलो किया पावर शेयरिंग का पॉलिसी, और वहीं पे श्रीलंका ने फॉलो किया मेजोरिटेरियनिज्म, मतलब जो मेजोरिटी है वही रूल करेगा। समझ गए? अब यार तुम लोग समझ लो पावर शेयरिंग हमें क्यों जरूरी है। जरूरत से याद आया यार, इस समय मुझे भी बहुत जरूरी है गर्लफ्रेंड का यार। जब से मैंने ये वीडियो देखा है ना भाई, मतलब अपने आप को मैं इतना रिलेट कर पाया, इससे मैं क्या बताऊं भाई। मतलब अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है भाई, दोस्त यार झूम रहे होते हैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ और मैं यार एक कोने में बैठ के बस, समझ रहे हो बात। तो भाई इस प्रॉब्लम से मुझे तुम लोग ही निकाल सकते हो, मुझे पक्का लगता है, और तुम लोग ये कर लोगे ना भाई। तो पावर शेयरिंग हमें क्यों करना चाहिए, इसका सिंपल आंसर नहीं, इसका दो तरीके का आंसर है। एक है पोटेंशियल रीजन, दूसरा है मॉरल रीजन। पोटेंशियल मतलब लॉजिकली क्यों हमें पावर शेयर करना चाहिए, और मॉरली क्यों करना चाहिए। देखो, लॉजिकली हमें इसलिए करना चाहिए, इससे सोशल कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, मतलब आपस में लोग नहीं लड़ेंगे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बना रहेगा। जो कि हमने देखा कि पावर शेयरिंग करने की वजह से बेल्जियम के अंदर में ना सोशल कन्फ्लिक्ट हुआ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बना रहा। और वहीं पे उसका ऑपोजिट श्रीलंका के लोगों ने पावर शेयरिंग नहीं किया, जिसके वजह से वहाँ सिविल वॉर हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म हो गया और लोग आपस में लड़ रहे थे। और मॉरली हमें पावर शेयरिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें यार सिटीजन्स का इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन रहता है। तो बस इतनी ही बात है भाई, इसलिए हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए। हम आखिरी टॉपिक जान लेते हैं कि कितने तरह के पावर शेयरिंग होता है। पहला यार हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब इसके अंदर में ना पावर्स को गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन में इक्वली बांट दिया गया है, जैसे कि यार लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरीज के बीच पावर को बराबर बांट दिया गया है। और इस सिस्टम को कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, मतलब अगर कोई गलती करता है तो उसे करेक्ट करेगा दूसरा। और उसके बाद दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसके अंदर में पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जैसे यार सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे। और इस सिस्टम को कहता है फेडरल सिस्टम। और उसके बाद हम पावर को शेयर करते हैं सोशल ग्रुप्स के बीच भी, जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट जो था बेल्जियम के अंदर में। और इंडिया की बात करें तो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब इससे यार जितने भी अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप्स है उसमें पावर को हम बराबर ही बांट सकते हैं, इक्वली बांट सकते हैं। और आखिरी है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, मतलब हम अपने गवर्नमेंट के पावर को पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट में भी बांट सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कोलिजन गवर्नमेंट। अब देखो, जैसे इंडिया के अंदर में सिर्फ बीजेपी रूल नहीं कर रहा है, बीजेपी के साथ काफ़ी सारे पार्टीज एक साथ मिले हुए हैं, जिसे हम जानते हैं एनडीए के नाम से। और इसके अलावा अलग अलग तरह के एनजीओस, ट्रेड यूनियंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग पे, जो कि हम देख भी पाए थे कि जो फार्म बिल को लेके ट्रेड यूनियंस ने हंगामा मचा दिया था यार। मतलब दिल्ली के आम लोगों का ना भाई अच्छी तरीके से ले रखा था उन्होंने। खैर यार दिल्ली वालों, तुम लोग ही बता दो यार कैसा बीता तुम लोगों के साथ। तो आखिर में यार आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, पता नहीं क्या क्या करो यार, जो भी करना है कर दो। और हो सके तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे तुम लोगों का सपोर्ट का जरूरी है। थैंक यू, गुड बाय, लव यू ऑल।